हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट एग्जाम के लिए, सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार तो लिंग स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब इसमें कहा गया है कि लिंग स्कीमा सिद्धांत से तो कौन सा ऐसा सिद्धांतकार है जो संबंधित नहीं है, जो संबंध नहीं रखता है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि कैरन लिन, यानी कैरल लिन जो है तो ये लिंग स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है। या नेक्स्ट है कि हेल वर्सन, या अगला वाला है कि सिगमंड फ्रायड, या नेक्स्ट देखिएगा कि सैंड्रा वेम। तो देखिए लिंग स्कीमा सिद्धांत से तो ये संबंधित नहीं है, इनका नाम है सिगमंड फ्रायड, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है कि मध्यम आयु वर्ग के बच्चों के विकास के लिए तो निम्नलिखित में से कौन सी स्मरणीय रणनीति सही है। अब मध्यम वर्गीय आयु वर्ग के बच्चों के विकास के लिए, मध्यम आयु वर्ग के बच्चों के विकास के लिए तो कौन सी रणनीति जो है तो वो सही है। तो पहला वाला है कि 5 और 6 वर्ष के बच्चे बाह्य मेमोरी सहायता का उपयोग कर सकते हैं, यानी ये रणनीति सही होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि अधिकांश बच्चे कम से कम 10 वर्ष की आयु तक समूहीकरण नहीं करते हैं। या उसके बाद में है कि 4 साल का बच्चा अनायास सचेतन दोहराव करता है। अब इसमें कौन सी रणनीति जो है तो सही होगा एक मध्यम आयु वर्ग के बच्चे के लिए। तो पहला वाला है कि सेकंड और थर्ड, यानी सेकंड और थर्ड सही होगा। उसके बाद में दूसरा वाला है कि फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट और थर्ड सही है। उसके बाद में है कि फर्स्ट और थर्ड सही है, या फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है। तो देखिए कि एक मध्यम आयु वर्ग के बच्चे के विकास के लिए तो जो रणनीति सही है तो वो है पहला और तीसरा, यानी फर्स्ट और थर्ड। देखिए कि पहला है कि 5 और 6 वर्ष के बच्चे बाह्य मेमोरी सहायता का उपयोग कर सकते हैं, यानी ये वाला सही होगा एक मध्यम आयु वर्ग के बच्चे के विकास के लिए। उसके बाद में है कि 4 साल का बच्चा अनायास सचेतन दोहराव करता है, यानी ये वाला सही होगा। तो देखिए पहला और तीसरा जो है तो वो सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा जो है ऑप्शन नंबर 3, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि डाट डाट उन परीक्षणों का उपयोग करके संज्ञानात्मक क्षमताओं में मात्रात्मक अंतर को मापता है जो संज्ञानात्मक क्षमताओं को इंगित करते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण। उसके बाद में सेकंड है कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण। अगला है कि पियागेटियन दृष्टिकोण। उसके बाद नेक्स्ट है कि बेले दृष्टिकोण। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि डाट डाट उन परीक्षणों का उपयोग करके संज्ञानात्मक क्षमताओं में मात्रात्मक अंतर को मापता है जो संज्ञानात्मक क्षमताओं को इंगित करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा विकास के संदर्भ में उस घटना का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जहां बच्चे व्याकरणिक नियमों का अति सामान्यीकरण करते हैं, जैसे कि वेंट के बजाय तो गोएड कहना, यानी वेंट के बजाय तो बच्चे जो है गोएड कहते हैं, अति सामान्यीकरण करते हैं। तो भाषा विकास के संदर्भ में उस घटना का वर्णन करने के लिए तो किस शब्द का उपयोग किया जाता है जहां बच्चे जो हैं तो व्याकरणिक नियमों का अति सामान्यीकरण करते हैं, जैसे कि वो बेंट के बजाय तो गोएट कहते हैं। तो आइए देखिएगा, तो पहला है कि अति विस्तार, यानी वो नियम अति विस्तार में आ जाएगा, या अति सामान्यीकरण, या अगला है कि अल्प विस्तार या अर्थ विस्तार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी अति सामान्यीकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों के आधार पर नैतिक निर्णय लेना शामिल है। अब कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में तो किस स्तर पर पूछा गया है कि सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों के आधार पर नैतिक निर्णय लेना शामिल है। तो आइए देखिए ऐसा कौन सा स्तर है जिसमें जो है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों के आधार पर नैतिक निर्णय लेना शामिल है अकॉर्डिंग टू कोहल वर्ग, यानी कोहल वर्ग के अनुसार।
तो पहला वाला है कि पूर्व परंपरागत स्तर, यानी वो स्तर हो जाएगा पूर्व परंपरागत स्तर या पारंपरिक स्तर या उत्तर परंपरागत स्तर, या नेक्स्ट है कि आत्मचिंतनशील स्तर। तो देखिए कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार तो वो स्तर होगा कि जिसमें जो है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों के आधार पर नैतिक निर्णय लेना शामिल है। तो वो स्तर होगा उत्तर परंपरागत स्तर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता को संदर्भित करता है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जो कि अन्य व्यक्ति की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता को संदर्भित करता है और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिएगा, पहला है समानुभूति, यानी वो शब्द है समानुभूति, या अगला है सहानुभूति, या नेक्स्ट है कि परोपकारिता, या अगला है कि अहं केंद्रितवाद। तो देखिए कि इसमें कहा गया है कि कौन सा शब्द है जो कि किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता को संदर्भित करता है और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए ऐसा शब्द होगा, यानी वो शब्द होगा समानुभूति, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि कौन सा विकासात्मक प्रक्रिया आमतौर पर शैशवावस्था में सबसे पहले होता है। अब इसमें कहा गया है कि कौन सा विकासात्मक प्रकार जो है तो वो आमतौर पर शैशवावस्था में सबसे पहले होता है। तो देखिए पहला वाला है कि स्वतंत्र रूप से चलना, यानी वो विकासात्मक प्रकार जो आमतौर पर शैशवावस्था में सबसे पहले होता है तो वो होता है स्वतंत्र रूप से चलना, या अगला है रेंगना, या नेक्स्ट है कि बलबलाना, या नेक्स्ट वाला है कि वस्तुओं को पकड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी बलबलाना जो है तो ये शैशवावस्था में सबसे पहले होता है, यानी विकासात्मक प्रकार जो है तो ये शैशवावस्था में बलबलाना सबसे पहले होता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि लेओ वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में तो कौन सा शब्द उन कार्यों की श्रृंखला का वर्णन करता है जिन्हें एक शिक्षार्थी अधिक जानकार व्यक्ति की मदद से कर सकता है लेकिन अभी तक स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। तो पहला है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, उसके बाद में है मचान, संतुलन, थर्ड वाला है संतुलन, उसके बाद में है आत्मसात करना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी वो क्षेत्र हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसमें जो है लेओ वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूछा गया है कि कौन सा शब्द जो है तो उन कार्यों की श्रृंखला का वर्णन करता है जिन्हें एक शिक्षार्थी अधिक जानकार व्यक्ति की मदद से कर सकता है। तो वो विकास होगा लेकिन अभी तक स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, तो वो विकास क्षेत्र हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगला वाला देखिए कि एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के किस चरण में योग्यता और उपलब्धि की भावना विकसित करने की चुनौती शामिल है। अब एरिक एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में पूछा गया है कि किस चरण में जो है तो योग्यता और उपलब्धि की भावना का विकसित करने की चुनौती शामिल है। तो पहला वाला देखिए कि विश्वास बनाम अविश्वास, यानी ये जो है तो विश्वास बनाम अविश्वास होगा, या अगला है कि पहल बनाम अपराध बोध, या नेक्स्ट है कि उद्योग बनाम हीनता, या अगला है कि ईमानदारी बनाम निराशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि उद्योग बनाम हीनता। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन रचनावादी शिक्षण रणनीति का उदाहरण है। अब इसमें कहा गया कौन सा ऐसा रचनावादी है जो कि शिक्षण रणनीति का उदाहरण है। तो पहला वाला है कि तथ्यों को रटकर याद करना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा तथ्यों को रटकर याद करना, या अगला है कि व्यवहारिक प्रयोगों में भाग लेना और खोज के माध्यम से अवधारणाओं की खोज करना, या नेक्स्ट वाला देखिएगा नेक्स्ट ये है कि व्याख्यान सुनना और नोट्स लेना, या अगला है कि बहुविकल्पीय परीक्षण पूरा करना। तो देखिए इसमें कहा गया है कि
कौन सा जो है रचनावादी शिक्षण रणनीति का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा व्यवहारिक प्रयोगों में भाग लेना और खोज के माध्यम से अवधारणाओं की खोज करना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो शैक्षिक संदर्भ में मचान का क्या अर्थ है। अब इसमें कहा गया है कि शैक्षिक संदर्भ में तो मचान का क्या अर्थ होता है। तो पहला वाला देखिए, पहला वाला ऑप्शन है कि जब छात्र नई अवधारणाएं सीखते हैं तो उन्हें सहायता प्रदान करना, जैसे वे अधिक कुशल होते जाते हैं उन्हें धीरे धीरे दूर करना, यानी मचान का ये अर्थ होगा। या अगला है कि छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बार बार प्रश्नोत्तरी देना। या नेक्स्ट है कि एक कठोर पाठ्यक्रम बनाना जिसका सभी छात्रों को पालन करना होगा। या अगला वाला है कि छात्रों को विशेष रूप से स्व अध्ययन के माध्यम से सीखने की अनुमति देना। तो इसमें कहा गया है कि देखिए कि शैक्षिक संदर्भ में मचान का क्या अर्थ है। तो शैक्षिक संदर्भ में मचान का यही अर्थ होगा कि जब छात्र नई अवधारणाएं सीखते हैं तो उन्हें सहायता प्रदान करना और जैसे जैसे वे अधिक कुशल हो जाते हैं उन्हें धीरे धीरे दूर करना, यानी मचान का यही अर्थ होगा। मचान यानी पहाड़, तो इसका अर्थ यही होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में तो कक्षा में इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है। अब शैक्षिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में पूछा गया है कक्षा में इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या होगा। तो पहला है कि वे लागत प्रभावी हैं और न्यूनतम परीक्षण की आवश्यकता होती है, यानी न्यूनतम प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। या नेक्स्ट है कि वे गतिशील प्रस्तुतियों और इंटरैक्टिव शिक्षण गतिविधियों की सुविधा प्रदान करते हैं। या अगला है कि वे पाठ्यपुस्तकों और अन्य संसाधनों की आवश्यकता को प्रतिस्थापित करते हैं। या नेक्स्ट वाला देखिएगा कि वे स्वचालित रूप से छात्र के प्रदर्शन का आकलन करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि देखिए कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में तो कक्षा में इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वे गतिशील प्रस्तुतियों और इंटरैक्टिव शिक्षण गतिविधियों की सुविधा प्रदान करते हैं, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि कक्षा में सहयोगी शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ क्या है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत छात्र का प्रदर्शन अधिकतम हो, यानी कक्षा में सहयोगी शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ पूछा गया है क्या है। तो पहला वाला है कि यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत छात्र का प्रदर्शन अधिकतम हो। या अगला है कि यह छात्रों को शिक्षक की निगरानी के बिना स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए अनुमति देता है। या नेक्स्ट है कि यह समूह कार्य के माध्यम से छात्रों के सामाजिक और संचार कौशल को बढ़ाता है। या अगला है कि यह मूल्यांकन और ग्रेडिंग की आवश्यकता को समाप्त करता है। तो देखिए कि कक्षा में सहयोगी शिक्षण रणनीतियों का उपयोग करने का तो एक प्रमुख लाभ पूछा गया है क्या है। तो देखिए इसका प्रमुख लाभ ये है कि यह समूह कार्य के माध्यम से छात्रों के सामाजिक और संचार कौशल को बढ़ाता है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।